नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। सेशन की शुरुआत में आप सभी साथियों से पहले क्षमा, क्योंकि पिछले लगभग 4 दिनों से मैं आपको आपके चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा हूं। उसका कारण संभवतः आपको सोशल मीडिया से पता चल गया होगा, पत्र पत्रिकाओं से पता चल गया होगा कि मैंने हाल ही में अपनी राजकीय सेवाओं से त्यागपत्र दिया है। कारण था, दिमाग में बहुत सारा कौतूहल था। फिलहाल के लिए उससे मुक्ति पाते हुए आज आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं। आपने इतने दिन तक पेशेंस से मेरा इंतजार किया, उसके लिए हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। मैंने क्यों ऐसा किया, क्या मेरे दिमाग में ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसा मेरी फीलिंग थी, कैसी मेरी अनुभूति थी, कभी आप चाहेंगे तो उस पर हम आपके साथ फिर से एक सेशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसी धन्यवाद नोट के साथ आज के सेशन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में आज का दिन बहुत खास है, और वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर के दिन हमास वर्सेस इजराइल हुआ था। यानी कि हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुस करके लोगों की हत्या की थी। इस दिन को आज पूरा 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन आज का जो दिन है वो इसलिए खास है कि बदलते बदलते ये तीर जो चला था कभी गाजा पट्टी पर, बाद में निकला था लेबनान के लिए, निकला ईरान के लिए, निकला यमन के लिए, अब वो फ्रांस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रांस की तरफ निकलते हुए अब बयान आता है नेतन्याहू का, जो कि इमानुएल मैक्रोन से कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि नेतन्याहू मैक्रोन से शर्म आनी चाहिए जैसा बयान देते हैं, और फ्रांस का लेबनान में जो गैस स्टेशन है उसे गोले से उड़ा देते हैं। यह जबरदस्त घटना है, और इसलिए एक बड़ा सवाल यह है कि जो नाटो अलाइज एक साथ रहा करते थे, क्या लेबनान के नाम पर फ्रांस इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और ऐसा लेबनान और फ्रांस का क्या रिश्ता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, आज के सेशन में इन सारी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 7 को याद दिलाते हुए, जब दुनिया में यह खबर बहुत बड़ी खबर बनी थी कि इजराइल के साथ बहुत ही भयानक दिन था। उस भयानक दिन में जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, किस तरह से हमास के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके दीवारें तोड़ते हुए इजराइल के अंदर घुस गए थे, लगभग 1000 से अधिक लोगों की हत्याएं की, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले आए, लगभग उनमें से 100 के करीब लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, और इजरायली जो लोग हैं वो इस समय हमास के पास गाजा पट्टी के अंदर बंधक बने हुए हैं। उन्हीं की याद में 365 दिन होने पर लोग इस प्रकार से अपनों की याद में वॉल के ऊपर तस्वीरें लगाकर उन्हें याद कर रहे हैं कि हमारे अपने मिसिंग हैं। ऐसे में इनकी मेमोरी में जो लोग मारे गए, उनकी मेमोरी में इजराइल आज के दिन को बहुत ही डीप ग्रीफ के साथ में याद कर रहा है। इसी बीच में नेतन्याहू का परसों यानी शनिवार को दिया गया बयान वायरल होता है। वो इसलिए कि नेतन्याहू जब ये कर रहे थे तो उनके साथ सारे नाटो अलाइज मिलकर चल रहे थे। नाटो के सहयोगी विशेष रूप से अमेरिका के नेतृत्व में उनके साथ चल रहे थे, और उसके पीछे बड़ा कारण था। मैंने आपके ऊपर प्रॉपर एक सेशन किया था और यह बताया था कि क्या कारण है कि यहूदियों को लेकर पश्चिमी देशों में इतना समर्थन पाया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर सेशन किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने साल भर पहले ही एक सेशन कर दिया था अक्टूबर में, जब यह बताया था कि अल्टीमेटली पश्चिमी देश समर्थन में इसके क्यों आते हैं। आप जाकर देख सकते हैं, लगभग 6 मिलियन लोगों ने इसे देखा है। आप भी इसे अवश्य देख सकते हैं। साथियों, जिनका साथ था नेतन्याहू के साथ, उन्हीं नेतन्याहू ने हाल ही में इमानुएल मैक्रोन पर गुस्सा निकाला है। यानी जो लोग साथ खड़े थे, उन साथ खड़े लोगों पर ही उन्होंने हाल में एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा निकाला है। यानी इन दोनों की जो मित्रता साल भर से चली आ रही थी, अचानक रिफ्ट में बदली, और हेडलाइन बनता है, नेतन्याहू बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी करके मैक्रोन से कहते हैं कि शेम ऑन देम, उन लोगों पर शर्म होनी चाहिए, उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जो हम पर आर्म्स एम्बार्गो लगाने की बात करते हैं। मतलब आर्म्स एम्बार्गो का सीधा सा अर्थ है कि हथियार हमें ना दिया जाए। अब यह हथियार ना दिया जाए कि क्या कहानी है, इसे भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैक्रोन ने हाल ही में एक बयान देकर यह कहा था कि अगर इजराइल को रोकना है तो उसे हथियार देना रोकना होगा, तभी जाकर के इजराइल इस तरह की हरकतें करने से रुकेगा। नेतन्याहू का जो बयान है वो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मैक्रोन को उन्होंने करारा जवाब दिया, और उसका परिणाम क्या निकला अब आप सोचकर देखिए कि इजराइल किस लेवल तक आगे बढ़ चुका है कि उसे इस बात का डर नहीं है। नेतन्याहू बयान देते हुए कह रहे हैं कि आप साथ हैं तो भी और नहीं हैं तब भी
हम जीत कर मानेंगे। इस जीत के प्रति जो नेतन्याहू का दृढ़ विश्वास है, उसके पीछे की कहानी भी आज के सेशन में बात करेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं, फिलहाल के लिए आप एक बार इस तस्वीर को, मैप को अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आज के सेशन में कईयों बार इसका संभवतः जिक्र होगा। क्योंकि आपने अब तक गाजा और इजराइल को तो फोकस किया है, हाल ही में लेबनान भी फोकस हो रहा है। मैं एक अतिरिक्त जगह आपको और फोकस कराना चाहूंगा। इस लेबनान के पूर्व की तरफ वाला जो ये क्षेत्र है, इसे सीरिया के नाम से जाना जाता है। सीरिया नाम का देश है। साथियों, ये जो सीरिया और लेबनान है, असल में ये कभी एक हुआ करते थे। ये दोनों कभी एक हुआ करते थे, और इन दोनों को अलग कराने वाला, जैसे भारत और पाकिस्तान को सेपरेट कराने वाला ब्रिटेन है, ऐसे ही सीरिया और लेबनान को अलग कराने वाला फ्रांस हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया पर कब्जा हुआ था फ्रांस का, और उस फ्रांस ने तोड़कर इस लेबनान को एक अलग देश बना दिया था। और इस बने हुए अलग देश में फ्रांस का जबरदस्त इंटरेस्ट है। सेशन को आगे चलते हुए आप समझ जाएंगे। तो लेबनान, इजराइल, अब इन दोनों के बारे में आज की चर्चा है। बस इन दोनों को एक बार के लिए याद रखिएगा, क्योंकि सेशन में जिक्र आएंगे। तो इजराइल और लेबनान पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तस्वीरों से याद दिलाते हैं कि क्या कुछ बदला, कैसी कैसी तस्वीरें दुनिया को देखनी पड़ी। 7 अक्टूबर के पास हजारों लोग, 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल में हुआ हमला था, जिसके चलते इजराइल के लगभग 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे, उनके तुलना में हमास को खत्म करने के लिए उतरी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में लगभग 42,000 से अधिक लोगों की अब तक जान ले ली है। अब उस जान को वो हमास लड़ाकों की सफाई में ही काम लेते हैं, लेकिन अगर कोई लड़ाका नहीं मिला तो फिर वो किसी भी हद तक जाकर के हमास को मूलतः खत्म करने के लिए निकल चुके। 75% के आसपास हमास के लीडर्स खत्म, 75% के आसपास गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है, पूरी तरह से बिल्डिंग्स तहस नहस हो चुकी हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो हमास के हुआ करते थे वो पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में आज का दिन जब पूरा 1 साल बीतता है तो इजरायली अपनों को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं कि 1 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था, और इस 1 साल में फिर इजराइल ने जो किया वो बाकी लोग याद रखते हैं। बाकियों में सबसे पहली बारी आती है नसरल्ला की, क्योंकि जब हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर गोलाबारी करना शुरू किया तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का नेता नसरल्ला निकल कर आता है, और नसरल्ला जो कि सपोर्टेड था ईरान से, वो बदला लेने के लिए अपनी तरफ से गोलियां चलाता है। ऐसे में उसने लगभग 1 साल में 8,000 से अधिक बार मिसाइलें दागी। 8,000 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई, क्योंकि लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट करने के लिए इजराइल को बर्बाद करना चाहता था। इस पूरे 1 साल के चले घटनाक्रम में इजराइल हालांकि अपनी सुरक्षा करता रहा, माकूल जवाब भी अपनी बाउंड्री से देता रहा, लेकिन जब पूरी तरह से गाजा 75% अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस्ट कर चुका है, हमास के बड़े लीडर खत्म हो चुके हैं, उसने अपना ध्यान हमास से हटाकर हिजबुल्लाह पर लगाया। हमास से हटाकर हिजबुल्लाह पर ध्यान लगाते ही मुश्किल से 15 दिन के अंदर नसरल्लाह मारा गया। तस्वीरें इस तरह से बदलने लगी कि जो लेबनान अपने आप को यह समझ रहा था कि इजराइल उस पर कभी हमला नहीं करेगा, नसरल्लाह जो यह समझ रहा था कि इजराइल की तरफ से हम पर कभी गोलीबारी नहीं होगी, उन्होंने इस दिशा को बदल दिया और इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार गोलीबारी होनी शुरू हुई। खूबसूरत सा बसा हुआ शहर अचानक बम और गोले बारूदों की भेंट चढ़ने लगा। लेबनान के अंदर जो सेना घुसना शुरू हुई, इजरायली फोर्सेस घुसना शुरू हुई, उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर इस पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच में मैक्रोन की एंट्री होती है। मैक्रोन हाल ही में जाने जाते हैं अपने एक न्यूज के कारण, जब वो कहते हैं कि अगर इजराइल को रोकना है तो हमें इजराइल को वेपन देना रोकना होगा। अगर इजराइल को रोकना है तो इजराइल को वेपन देना रोको, क्योंकि इजराइल लेबनान को भी खत्म कर देगा। असल मायने में आपको यह मालूम होगा कि जैसे ही नसरल्लाह मारा गया तो उसके बदले की कार्रवाई में ईरान की तरफ से 181 मिसाइलें चलाई गई इजराइल के ऊपर। एक तरह से इजराइल कई फ्रंट से वॉर झेल रहा है। यमन से भी मिसाइलें जा रही हैं, तो ईरान से भी मिसाइलें जा रही हैं, तो हमास से भी जा रही हैं, तो हिजबुल्लाह से भी आ रही हैं। नेतन्याहू तो कहते हैं कि मैं 7 फ्रंट से वॉर झेलता हूं। 7 फ्रंट के अंदर वो वेस्ट बैंक को भी, तो मेडिटेरेनियन सी को भी, तो सीरिया को भी, तो सबको काउंट कराते हैं। तो बोले मैं हर तरफ से युद्ध झेल रहा हूं। ऐसे में फ्रांस इजराइल के प्रति कहता है कि अगर इजराइल को रोकना चाहते हैं तो उसे हथियार देना रोकना होगा। शिपमेंट ऑफ आर्म्स यूज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट शुड बी स्टॉप्ड पार्ट ऑफ बॉर्डर, मतलब इसको तुरंत प्रभाव से इसको काम करना चाहिए। और
फ्रांस के मैक्रोन तो ये बयान देते ही हैं, इनके मंत्री जो इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा पर निकले हुए हैं, वो अपनी तरफ से एस्केलेशन को रोकने के लिए लेबनीज पीपल्स के प्रति सिंपैथी दर्शाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबनीज जो लोग हैं, लेबनान के जो लोग हैं, वो दूसरा गाजा बन जाएं, यानी कि उनका हाल वैसा ना हो जाए जैसा गाजा पट्टी का हाल हुआ। इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से नेतन्याहू भड़क गए। यह घटना घटी और इस घटना के तुरंत बाद शनिवार को यानी कि परसों के दिन नेतन्याहू का रात को एक वीडियो मैसेज आता है और उस वीडियो मैसेज में वो साफ कहते हैं, आप नीचे से पढ़ते चलिएगा। आई हैव अ मैसेज फॉर द प्रेसिडेंट मैक्रोन डायरेक्ट टुडे इजराइल इज डिफेंडिंग इटसेल्फ ऑन 7 फ्रंट्स अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ सिविलाइजेशन। ये करारा जवाब था। वी आर फाइटिंग एट गाजा। इन्होंने अपनी 7 तारीख की सारी घटनाएं याद दिलाई कि हमारे साथ क्या हुआ था। हम लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास सबसे ज्यादा वेपन है, और उन्होंने हम पर साल भर तक गोला बारूद बरसाया। हुतीज हमारे ऊपर गोले बरसा रहे हैं, शिया मिलिशिया हमारे ऊपर ड्रोन बरसा रहे हैं, मिसाइल बरसा रहे हैं। हम बहुत जबरदस्त तरीके से आतंक से लड़ रहे हैं। हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हम पर 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल पिछले हफ्ते चलाई। हम एक तरह से 7 फ्रंट से युद्ध देख रहे हैं। इजराइल जो ईरान के द्वारा छेड़ा गया हमारे खिलाफ युद्ध है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। प्रेसिडेंट मैक्रोन और अदर वेस्टर्न लीडर और कह रहे हैं कि इजराइल को वेपन देने से रोकना चाहिए। शेम ऑन देम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान ने अपने आतंकियों को हथियार देना रोका? क्या उसने हुतीज को, हिजबुल्लाह को वेपन देना रोका? उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो। ये जो एक्सिस ऑफ एविल बने हुए हैं, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। और इजराइल जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसको आप वेपन देने से मना कर रहे हैं। ये इजराइल विल विन, और जब हम वॉर जीत जाएंगे तो आपको शर्म के साथ जीना पड़ेगा। हम आपके बिना भी युद्ध को जीत सकते हैं। Israel will fight until the battle is won for our sake and for the sake of peace and security in the entire world। मतलब आप इंटरेस्टिंग तरीके से सोचिए कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आपने आज तक किसी भी नेता को बोलते हुए सुना है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी किसी प्रकार का बयान आए तो अक्सर सब लोग, मान लीजिए कि अर्दगन जाकर के अपने यूएन में कोई भाषण देकर आए, तो हमारे पीएम इस तरह से डायरेक्ट अर्दगन को मैसेज करके वीडियो नहीं बनाते। हमारे देश में छोड़ो, दुनिया का कोई भी देश संभवतः किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ सीधा संबोधन नहीं देता। इन्होंने बकायदा वीडियो बनाकर मैसेज अपलोड किया। अपलोड करके इन्होंने पूरी दुनिया को, जो कि वायरल हुआ, और अपनी तरफ से संदेश देते हुए साफ कहा कि इमानुएल मैक्रोन, अगर आप समझते हैं कि आपकी मदद से हम जीतने वाले हैं, गलतफहमी है। आप और आपके साथ वाले लोग जो ये मानते हैं कि इजराइल को वेपन देना रोक दिया गया, तो वो युद्ध के अंदर रुक जाएगा और वो अपना डिफेंस करना बंद कर देगा। आप अपनी गलतफहमी के साथ जिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान अपने या अपने साथ वालों को इस तरह से मदद देता रहेगा, और वो जब तक आतंक को पनाह देता रहेगा। हम इस युद्ध को जीतेंगे, और आपको इन्होंने एक तरह से खुली चुनौती दे दी। भाई, अब इनकी चुनौती, नेतन्याहू की चुनौती, मतलब एक तरह से यह समझिए कि जो आदमी पूरे टाइम वॉर में रहता हो, उसका तो नेचर ही सैनिक वाला होगा, और वो पूरी तरह राजनेता नहीं, सैनिक की तरह सोचते हैं। सैनिक हमेशा युद्ध के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित आदमी होता है। डिप्लोमेसी नहीं करनी मेरे को, आपको क्या अच्छा लगे, आपको क्या बुरा लगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया बयान। अब इस बयान का मायना क्या निकला? इमानुएल मैक्रोन परसों रात को 12 बजे यह मैसेज पाते हैं। गणनाएं निकल के आना शुरू होती हैं कि फ्रांस असल में इजराइल को देता क्या है। जानकारी निकल कर आता है कि मात्र $3.5 करोड़ के, वो भी पिछले साल, वेपन दिए थे। यानी कि फ्रांसीसी दया पर इजराइल जिंदा नहीं है। लेकिन इजरायलियों ने जब मैक्रोन के मजे लेने शुरू किए, इनको पूरी तरह से शिया मुसलमानों का गेटअप पहना दिया और कहा कि अगले नसरल्लाह हैं ये। कहने लगे कि ये जोकर है, एक तरफ से फ्रांस की बात करता है तो एक तरफ से हमास की बात करता है। लोग याद दिलाने लगे कि हां भैया, मैक्रोन भूल गए क्या 1983 में जो बैरूत के अंदर एम्बेसी पे ब्लास्ट हुआ था, आपके भी 58 फ्रांसीसी मारे गए थे, पर हो सकता है अब आपके हित बड़े हों। यह घटना बन ही रही थी साथियों।
इस घटना का परसों तो लाइव प्रसारण हुआ, इसके तुरंत बाद अगले ही दिन यानी कि कल यानी कि रविवार के दिन फ्रांस के एक तेल ठिकाने जो कि लेबनान में था उसके ऊपर, गैस का ठिकाना बोला गया उसे एक तरह से, उसका नाम टोटल एनर्जी गैस स्टेशन था, उसको उड़ा दिया गया। इजरायली, अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। कहां का है तो मैं बता दूं कि यह लेबनान का है। हुआ क्या है तो इजराइल ने लेबनान में फ्रांसीसी कंपनी के एक गैस स्टेशन को ऐसे उड़ा दिया जैसे यहां पर वेपन रखे हों। मतलब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया कि तुम क्या करोगे, हम पहले फैसला ले लेते हैं, चलिए कर देते हैं। टोटल एनर्जीज नाम की कंपनी थी, उसका यहां पर गैस स्टेशन था, जो यहां पर जैसे अपने यहां पर इंडियन ऑयल है, जैसे अपने यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बिल्कुल उस तरह की यहां पर ऑयल कंपनी थी, उड़ा दिया गया। और उड़ाने के बाद में लोग इस तरह से बात करने लगे कि क्या अब फ्रांस वर्सेस इजराइल होने वाला है, क्या फ्रांस इजराइल पर एक्शन लेने के लिए आने वाला है। तमाम प्रकार की वीडियो और सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे। इमानुएल मैक्रोन जो कि अपने आप को लेबनान का हितैषी मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ही लेबनान को बनाया था। जैसे पाकिस्तान और भारत को सेपरेट कराने वाले अंग्रेज थे, पाकिस्तान जैसे देश को बनाने वाले अंग्रेज थे, ऐसे ही लेबनान को बनाने वाले फ्रांसीसी ही थे। 1918 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सीरिया के ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और उस सीरिया के पश्चिमी हिस्से को, जो क्रिश्चियन बहुतायत में था, जहां पर 50% से अधिक क्रिश्चियन थे, उस क्षेत्र को फ्रांस ने एक अलग देश लेबनान करार दे दिया। वहां लगभग 25% के आसपास शिया मुसलमान और 25% के आसपास सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन इधर इजराइल में जहां फिलिस्तीन के अंदर सुन्नी मुसलमान थे, उन पर यहूदियों ने जब आकर के जगह कब्जाना शुरू किया तो यहां से सुन्नी शिफ्ट होकर लेबनान जाने लगे। तो फिलिस्तीन से शिफ्ट हुए सुन्नी जब लेबनान में एंट्री करने लगे तो लेबनान के अंदर सुन्नियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहां पर रह रहे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन घटने लगी। तुलनात्मक रूप से घटते घटते अब यहां पर क्रिश्चियंस जो हैं वो अब माइनॉरिटी के अंदर हैं। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी माइग्रेट करके इस समय पर लेबनान में रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग जानकारी थी। अब इस इंटरेस्टिंग जानकारी में फ्रांस अपने हित अभी तक तलाश रहा था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में फ्रांस के अभी भी बहुत सारे हित अटके हुए हैं। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज भी लेबनान की दूसरी भाषा फ्रांसीसी ही है, यानी कि फ्रेंच भाषा है। यहां पर कुछ इस प्रकार से अलग अलग पैचेज में कुछ क्रिश्चियन, शिया, सुन्नी इस तरह से पाए जाते हैं। इनकी सरकार में 3 बड़े लीडर्स, एक प्रेसिडेंट एक धर्म से होगा, यानी शिया होगा तो एक प्रेसिडेंट मतलब कोई सुन्नी होगा, स्पीकर सुन्नी होगा तो प्रधानमंत्री क्रिश्चियन होगा। इस तरह से पदों का बंटवारा यहां पर किया जाता है। 70% स्कूल्स इनकी ऐसी चलती हैं जहां दूसरी भाषा अभी भी फ्रेंच है। मतलब लेबनान के लिए फ्रेंच केवल एक भाषा नहीं है, अपितु ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा कारण है। बोले फ्रेंच भाषा होने के कारण बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लेबनान घूमने आते रहते हैं। अगर आप इनकी एम्बेसी पर सर्च करके देखोगे तो फ्रांसीसियों ने अपने यहां पर कई जगह तो कॉन्सुलेट खोले हुए हैं, अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। आप इधर देखें तो $3 बिलियन का, 3 बिलियन यूरो का 2017 तक फ्रांस का लेबनान में इन्वेस्टमेंट है। उन्हीं इन्वेस्टमेंट में टोटल एनर्जी नाम की जो कंपनी है, इसका लेबनान में इन्वेस्टमेंट था। यह कर क्या रही थी? तो यह यहां से गैस और तेल निकालने का काम कर रही थी। इसकी प्रेजेंस 1951 से, यानी फ्रांसीसी कंपनी लेबनान में 1951 से प्रेजेंट है। 100 से ज्यादा लेबनान में इसके कर्मचारी काम करते हैं। 180 से ज्यादा इसके सर्विस सेंटर्स हैं पूरे लेबनान के अंदर। 2 जगह ये ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन करती है, यानी कि पानी में से तेल और गैस निकालने का काम करती है। कौन? टोटल एनर्जी। जहां से ये तेल और गैस निकालने के प्रयास करती है, उनमें से एक ब्लॉक का नाम 9 नंबर है, एक का नाम 4 नंबर है। पानी जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, वहां से यह कंपनी गैस निकालती है। यह 9 नंबर का जो ब्लॉक है, इस 9 नंबर के ब्लॉक पर इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष है। लेबनान और इजराइल दोनों अपने सी बॉर्डर्स को लेकर झगड़ते हैं। इस चक्कर में इस कंपनी ने 2012 में ही इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया कि सर हमें प्लीज 9 नंबर ब्लॉक से गैस निकालने दें। 2012 में इस कंपनी ने इजराइल से
एग्रीमेंट किया कि हमें यहां से गैस निकालने दें। अब आप सोच कर देखिए कि 2 ही साल बीते हैं, इन्होंने यहां बैरूत में इनके ठिकाने को ही उड़ा दिया कि ये लीजिए उड़ा दिया गया। एक तरह से ये समझिए कि इन्होंने उसे याद दिला दिया कि हम तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं। 1951 से हो रखा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हम 2 मिनट में उड़ा देंगे अगर तुम इस तरह से ही करते रहोगे। अच्छा, अब क्या इतनी जल्दी भड़क गए नेतन्याहू? भाई ये तो बहुत जल्दी हो गया, परसों उन्होंने कहा, कल इन्होंने गोला मार दिया। नहीं, असल में 21 दिन पहले भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर फ्रांस ने प्रपोज किया था कि सर कम से कम 21 दिन दे दो ताकि यहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। 26 सितंबर के दिन, 21 दिन नहीं, 26 सितंबर के दिन इन्होंने प्रपोजल दिया था मैक्रोन ने यूएन के अंदर कि कम से कम 21 डेज तो दो सीज फायर के, ताकि लेबनान के लोग संभल पाएं, तब जाकर इजराइल को जो एक्शन लेना है ले ले। तो एक तरह से यह समझिए कि जब 26 को हमने ये सेशन आपके सामने किया था, मैंने आपको यूएन वाली ये बात बताई थी, 21 डे वाला जो सीज फायर के बारे में बात थी, मैंने वो आपको बताई थी 26 तारीख को। उसमें मैक्रोन चाहते थे कि लेबनीज लोगों को थोड़ा संभलने का समय मिले, लेकिन नेतन्याहू तो बहुत पहले प्लान कर चुके थे, क्योंकि उन्हें भी तो यूएन में जाना था, उन्हें भी तो नसरुल्लाह को मारना था। ऐसे में उनकी प्लानिंग में ये मैक्रोन आड़े आ रहे थे, और इनका यह बयान 100% इजरायलियों को गुस्सा दिलाने वाला था। तो अब क्या हुआ? इस गुस्से के बाद में क्या फ्रांस बदला लेने आएगा? नहीं साहब, क्यों नहीं आएगा? फ्रांस की अपनी तरफ से सफाई आ चुकी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इजराइल क्या है। फ्रांस अपनी तरफ से एक डायलॉग देता है और कहता है कि आप और हम तो परम मित्र हैं। फ्रांस इज इजराइल्स स्टेडफास्ट फ्रेंड। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। हम आपके ऊपर ये जो बात किए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था। हम चाहते थे कि शांति वांति की बात हो जाए। हम तो मित्र हैं आपके, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और सोच लीजिए, आज के दिन वो जो मंत्री महोदय भटक रहे थे इधर उधर मिडिल ईस्ट में, दुनिया को फ्रांसीसी पक्ष समझाते हुए, वो आज यहां पर लैंड होने वाले हैं, इजराइल में लैंड होने वाले हैं। फ्रांसीसी मिनिस्टर, फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर, जो कि इस समय मिडिल ईस्ट के चक्कर पर, दौरे पर हैं, जो कि अपने पड़ोसी सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यहां सब जगह जा चुके हैं, आज 7 तारीख के दिन वो इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जॉन नॉल बैरट नाम है इनका। ये यहां पर सब नेताओं से मिलकर के अब फ्रांस के जो नेता हैं, ये बिल्कुल उसी आधार पर, जैसे अमेरिकी विदेश मंत्री मिल रहे हैं, उसी आधार पर अपने दौरे कर रहे हैं, और आज इजराइल को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं कि भैया गलती हो गई, अब हमारी चीजें मत उखाड़ देना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो कि इजराइल फ्रांस आमने सामने क्यों हुए, इजराइल का लेबनान में क्या इंटरेस्ट था, आज के अपडेट कितने थे। 7 अक्टूबर पूरा 1 साल हो चुका है। युद्ध किस दिशा में जाएगा अब ये देखने वाला होगा। आने वाले समय पर जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से अपडेट दे दिया है कि वो 250 हिजबुल्लाह टेररिस्ट को 21 कमांडर सहित 4 दिनों के अंदर खत्म कर चुका है। बकायदा जो नसरुल्लाह के बाद दूसरे बिठाए गए हाशिम सफी थे, उनको भी खत्म किया जा चुका है। साथ ही साथ गाजा और इनके बीच में अभी भी कुछ कंफ्लिक्ट बाकी है जो चल रहा है। लेकिन हां, ईरान पर क्या एक्शन लेगा इजराइल, जैसे ही वो जानकारी आएगी मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगा। इस पूरे कंटेंट को आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहीं पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आप लोगों के लिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का जीए फाउंडेशन बैच उपलब्ध करा रहा है। बहुत ही नॉमिनल कीमत में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही 16 सब्जेक्ट का हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया गया आरएएस फाउंडेशन बैच आपको यहां पर उपलब्ध है। साथियों, जल्दी ही मैं एक ऐसा बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जिसमें एनसीईआरटी की जो क्लासेस में आपके लिए बहुत लंबे समय से जो बैच ओपन नहीं किया है, उसे वापस ना केवल ओपन किया जाएगा, बल्कि जो समय के अभाव में मेरे द्वारा निरंतर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक खिन्नता का भाव था कि मैं अपना पूरा समय अपने बैच को नहीं दे पा रहा था। अब उस बैच पर प्रॉपर तरीके से फोकस करते हुए वहां पर रेगुलर प्रकार की प्रैक्टिस, बेहतरीन कंटेंट, और अब एनसीईआरटी बैच के जल्दी ही एडमिशंस दुर्गाष्टमी के आसपास ओपन कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक लेवल अप कर सकें। उस फाउंडेशन बैच को, जो कि आप और मेरे बीच की बेहतरीन नींव है, उसमें आपके एडमिशंस ओपन किए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे बैचेस जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो मैपिंग के हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लक्ष्मीकांत प्रिपेयर करनी हो, चाहे इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करनी हो, उन सब पर बेहतरीन कंटेंट लाने का
प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास समय उपलब्ध रहेगा, मिलकर उस पर और बतियाया जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे द्वारा लिखे हुए मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैनल पर आप हमें ज्वाइन करें। फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।